अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ फ़राह ख़ान एंड वेलकम टू माय चैनल लर्निंग वर्ल्ड। आज हम डिस्कस करेंगे उर्दू ग्रामर के इम्पोर्टेंट पार्ट को, जो सिलेक्टिव टॉपिक्स हैं तो उनको डिस्कस करेंगे आज। तो चले देखते हैं। उर्दू ग्रामर का पार्ट असनाफ़ सुकन का थोड़ा सा रह गया था, तो उसे कवर कर लेते हैं शॉर्टली में। इनकी इन्फॉर्मेशन हम हासिल कर लेंगे। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा 1713 में दिल्ली में पैदा हुए। शाह हातिम उनके उस्ताद थे, जो उन्हें फ़ख्र से पहलवान सुकन कहा करते थे। बादशाह वक्त में शाह आलम आफ्ताब उनसे मशवरे सुकन किया करते थे। सौदा ने गज़ल, कसीदा, मसनवी, हिज्जो और शहर आशूब वगैरह असनाफ़ में तबा आज़माई की। ज़ोर बयान, शौकत अल्फाज और लहजे की बुलंदी, आहंगी उनके कलाम की ख़ुसूसियात हैं। 1781 में लखनऊ में सौदा का इंतकाल हुआ। तो ये उनकी इन्फॉर्मेशन थी शॉर्टली, जो हमने आज हासिल की है। तो नेक्स्ट देखते हैं। मजरू सुल्तानपुरी। मजरू सुल्तानपुरी का असल नाम था इसरारुल हसन खान। वो 1 अक्टूबर 1919 को सुल्तानपुर यूपी में पैदा हुए। मदरसा में इब्तिदाई तालीम हासिल करके उन्होंने आलिम की सनद हासिल की थी। मजरू सुल्तानपुरी मशहूर तरक्की पसंद शायर हैं। उन्होंने कई फिल्मों के लिए गीत भी लिखे। 1993 में उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। इस इनाम को हासिल करने वाले वो अव्वलीन फिल्मी नगमे निगार थे। उनकी शायरी में लबो लहजा की बुलंद आहंगी के साथ जोश व खरोश पाया जाता है। गज़ल और मुशाले जाँ उनके शेरी मजमूए हैं। 24 मई 2000 को मुंबई में उनका इंतकाल हो गया। तो ये उनकी इन्फॉर्मेशन थी जो हमने आज हासिल की। उनका मजरू सुल्तानपुरी का असल नाम इसरारुल हसन खान था। तो ये आप याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं। अकबर इलाहाबादी। अकबर इलाहाबादी 16 नवंबर 1846 को पैदा हुए। उन्होंने वकालत का इम्तिहान पास करके मुख्तलिफ ओहदों पर तरक्की हासिल की और 1894 में सेशन जज के ओहदे पर फाइज हुए। अकबर ने उर्दू में तंज़िया और मज़ाहिया शायरी को बुनियाद बनाकर मगरबी तहज़ीब और तर्ज़ ज़िंदगी को निशाना मलामत बनाया। शौक़ी, शुगुफ्तवी और बज़ला संजी उनके कलाम की नुमायाँ खूबियाँ हैं। उनकी शायरी में तामीर और इस्लाह का पहलू नुमायाँ है। 15 फरवरी 1921 में इलाहाबाद में उनका इंतकाल हो गया। तो ये उनकी इन्फॉर्मेशन थी अकबर इलाहाबादी की। नेक्स्ट देखते हैं। मीर दबीर। मिर्ज़ा सलामत अली दबीर 29 अगस्त 1803 को दिल्ली में पैदा हुए। वो मीर अनीस के हम असर थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो मीर अनीस के हम असर थे, मीर दबीर। उर्दू शायरी में अनीस और दबीर के मरसिए मशहूर है। अनीस की मरसियों में ज़बान सादा और सिलेस है, जबकि दबीर की मरसियों में मुश्किल और दकीक अल्फाज ज़्यादा पाए जाते हैं। दबीर बुनियादी तौर पर मरसिया गू थे। दिगर मरसिया गू शोरा की तरह उन्होंने भी रुबाइयाँ कही हैं। उन रुबाइयों में दुनिया की बेसबाती और फ़िक्र आखिरत का दर्स मौसिर अंदाज में नज़्म हुआ है। 1875 में उनका इंतकाल हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अली सरदार जाफ़री। तरक्की पसंद शायर अली सरदार जाफ़री 1913 में बलरामपुर यूपी में पैदा हुए। उन्होंने दिल्ली, लखनऊ और अलीगढ़ में तालीम हासिल की और उर्दू के फ़ारसी और अंग्रेज़ी अदब का गहरा मुताला किया। वो अपने ज़माने के मशहूर तरक्की पसंद अदबी तहरीक के अलमदारों में से थे। उन्होंने कई रिसालों और अखबारों में काम किया और मुंबई से गुफ्तगू नामी एक अदबी रिसाला भी जारी किया। सरदार जाफ़री ने इब्तिदा में अफसाने लिखे, मगर फिर भी वो शायरी के मैदान में आ गए। पत्थर की दीवार, एक ख्वाब और पहराहने शरर और लहू पुकारता है उनकी शायरी के अहम मजमूए हैं। वो अच्छे नसर निगार भी थे। तरक्की पसंद अदब, लखनऊ की 5 रातें, पैगम्बराने सुखन, इकबाल शनासी वगैरह उर्दू नस्र में उनके मज़ामीन पर मुश्तमिल किताबें हैं। अपनी अदबी और समाजी खिदमात के औज़ उन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड, इकबाल सम्मान और पद्मश्री जैसे एजाज़ात से नवाजा गया और 2000 में उनका इंतकाल हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम कसीदा किसे कहते हैं वो देखेंगे। आम जिंदगी में बेमौका लोग एक दूसरे की तारीफ़ और सताइश करते रहते हैं। एक समाजी अमल तारीफ़ करने वाले का कोई मकसद हो सकता है और जिसकी तारीफ़ की जा रही हो मुमकिन है कि वो अपनी तारीफ़ सुनकर वो तारीफ़ करने वाले का कोई काम बना दे। अवाम से हटकर ये तरीका पुराने ज़माने में अमीरों, नवाबों और बादशाहों के दरबारों में भी राइज था। माशरे के आलिम, फाजिल, शायर और दूसरे फ़नकार दरबारों में आज़ादात पाते थे।
جس کے صلے میں انہیں نوابوں و بادشاہوں کی تعریف و توصیف کرنی پڑتی تھی۔ خاص طور پر شاعر اپنی نظموں میں انعام و اکرام دینے والوں کی خوب بڑھا چڑھا کر تعریف کیا کرتا اور بدلے میں خطاب یا خلعت سے نوازا جاتا تھا۔ شاعری میں ایسی نظم کو قصیدہ کہتے ہیں۔ قصیدے میں یوں تو صرف ممدوح کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں، مگر بعض قصیدوں میں وعظ و نصیحت اور وطنی حالات کی تفصیل بھی ملتی ہے۔ اردو شاعری میں سودا، انشا، ذوق اور غالب کے قصیدے مشہور ہیں۔ نیکسٹ تھوڑا دیکھ لیتے ہیں قصیدہ کے بارے میں۔ قصیدہ اردو شاعری کا ایک مقبول صنف رہا ہے۔ لفظ قصیدہ کے معنی ہے مقصود، ارادہ ہے، یعنی قصیدہ لکھتے وقت شاعر کا مقصد یا ارادہ ہوتا ہے کہ کسی نواب یا امیر یا بادشاہ کی خوب بڑھا چڑھا کر تعریف و توصیف کرے۔ اس سے شاعر کا مقصد نواب یا بادشاہ سے انعام و اکرام حاصل کرنا بھی ہوتا ہے۔ اپنے مقصد کی وجہ سے قصیدہ ایک موضوعی صنف ہے، لیکن اس کی مخصوص حیت بھی اہمیت رکھتی ہے۔ اس کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے اور بعد کے اشعار میں غزل کی طرح مطلع کے قافیوں کی پابندی کی جاتی ہے۔ قصیدے کے چند مخصوص اجزاء ہیں۔ مطلع کے بعد اس کا پہلا جزء آتا ہے جسے تجویب کہتے ہیں۔ تجویب کے اشعار میں شاعر کسی مخصوص موضوع، مثلاً موسم، زمانے کے حالات، خود اس کی اپنی شاعرانہ حیثیت وغیرہ پر چند اشعار کہتا ہے۔ اس کے بعد قصیدے کا دوسرا جزء گریز آتا ہے۔ یہاں شاعر اب دوسرا مطلع بھی شامل کر سکتا ہے۔ گریز سے مراد یہ ہے کہ یہاں سے شاعر تجویب کے موضوع سے گریز کر کے قصیدے کے مقصد یعنی نواب یا بادشاہ کی تعریف و توصیف میں اشعار شامل کرتا ہے۔ اس حصے کو مداح کہتے ہیں، جو قصیدہ کا خاص حصہ ہے۔ مداح کے بعد ممدوح سے شاعر کو انعام و اکرام کی توقع ہوتی ہے۔ وہ اس مقصد کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ یہ حصہ عرض مداح یا حسن طلب کہلاتا ہے۔ اس کے بعد شاعر نواب یا بادشاہ کے لیے دعا پر قصیدے کو ختم کرتا ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ قطعات کسے کہتے ہیں وہ دیکھ لیں گے۔ غزل یا قصیدے میں جب کوئی شاعرانہ خیال دو یا دو سے زیادہ شعروں میں ادا کیا جاتا ہے تو اسے شعروں کے مجموعے کو قطعہ کہتے ہیں۔ اگر یہ غزل یا قصیدے ہی میں ہو تو انہیں قطعہ بند اشعار بھی کہا جاتا ہے۔ آج کل غزل یا قصیدے میں ایسے مسلسل اشعار نظم نہیں کیے جاتے۔ شاعر الگ سے دو یا زیادہ شعروں میں کوئی مسلسل مضمون نظم کرے تو اسے قطعہ کہتے ہیں۔ یہ غزل یا قصیدے کی طرح قافیے اور ردیفوں کی پابندی سے کہے جاتے ہیں، مگر ان میں مطلع ہونا ضروری نہیں، ہو بھی سکتا ہے۔ اردو شاعری میں قطعہ بہت مقبول رہا ہے۔ بہت سے شاعروں نے صرف قطعات لکھ کر شہرت حاصل کی ہے، جیسے اختر انصاری، نریش کمار شاد وغیرہ۔ آج کل مشاعروں میں زیادہ تر شعراء اپنا کلام سنانے سے پہلے دو چار قطعات ضرور سناتے ہیں۔ اس سے خطے کی مقبولیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ سوانح عمری اور سوانح نگار کسے کہتے ہیں دیکھیں گے۔ سوانح نگاری یا سوانح عمری ایک بیانیہ صنف ہے۔ زندگی کے واقعات کو تاریخ اور ترتیب کے ساتھ لکھنا سوانح نگاری ہے۔ سوانح نگاری میں جس شخص کی زندگی کے حالات لکھنا مقصود ہو، اس کے مزاج اور اس کی نفسیات اور اصل فطرت کو بھی سوانح نگار سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ سوانح کا موضوع کسی ایسی شخصیت کو بنایا جاتا ہے جس نے ادبی، سیاسی یا سماجی سطح پر کوئی بڑا کارنامہ انجام دیا ہو، لیکن سوانح نگار صرف شخصیت کو ہی موضوع نہیں بناتا بلکہ اس شخص کے عہد، تہذیبی و ثقافتی نیز سیاسی و سماجی صورتحال کا بھی تجزیہ کرتا ہے۔ اردو کے اہم سوانح عمریوں میں یادگار غالب اور حیات جاوید جو الطاف حسین حالی نے لکھی ہے، الفاروق اور سیرت النبی مولانا شبلی نے لکھی ہے، سیرت عائشہ سید سلیمان ندوی نے لکھی ہے، اور غالب نامہ جو شیخ محمد اکرام نے لکھی ہے۔ تو یہ اردو کے بہت ہی اہم سوانح عمری ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ مرثیہ کسے کہتے ہیں۔ مرثیہ ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی کی موت پر مرنے والے کی خوبیاں بیان کر کے رنج و غم کا اظہار کیا جاتا ہو۔ اردو میں عام طور پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی کربلا میں شہادت کے بیان پر کہی گئی نظم کو کربلائی مرثیہ کہتے ہیں۔ کربلا کے شہیدوں کے علاوہ دیگر کسی شخص کی موت پر کہے جانے والے مرثیے کو شخصی مرثیہ کہا جاتا ہے۔ اس کی کوئی خاص حیت شکل مخصوص نہیں۔ غالب نے اپنے بھانجے عارف کا، حالی نے غالب کا اور اقبال نے داغ کا مرثیہ لکھا ہے۔ ذیل میں جنگ آزادی کے ایک مشہور رہنما بال گنگادھر تلک کا مرثیہ دیا جا رہا ہے جسے چک بست نے لکھا ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ رباعی یا رباعیات کسے کہتے ہیں۔
किसी मखसूस मौजू पर मुसलसल अशार के मजमूए को नज़्म कहते हैं। उसकी मुख्तलिफ सूरतें होती हैं जो मिसरों या अशार की तादाद के मुताबिक पहचानी जाती हैं। आप जानते हैं कि 4 मिसरों और एक ख़ास वज़न व बहर में अदा किए गए शायराना ख़याल को रुबाई कहते हैं, जो 4 मिसरों पर मुश्तमिल होती हैं। अक्सर उसके पहले, दूसरे और चौथे मिसरे में काफ़िया होता है। कभी कभी चारों मिसरों में भी काफ़िये इस्तेमाल किए जाते हैं। रुबाई में शायर जो कुछ कहना चाहता है उसका ख़याल पहले मिसरे से तरक्की करता जाता और चौथे मिसरे में अपने उरूज पर पहुंचता है। ये मिसरा बहुत मुतासिर करने वाला हुआ करता है। शायर इसमें रुबाई की बहुत वसी ख़याल को एक नुक्ते पर मरकूज़ कर देता है, इसलिए ये मिसरा बहुत ज़ोरदार हो जाता है और बड़े खूबसूरत और चौंकाने वाले अंदाज में शायर की बात को मुकम्मल करता है। याद रहे कि किताब ही अक्सर 4 ही मिसरों का मजमूआ होता है, मगर उसके वज़न व बहर मखसूस नहीं होते और ना अक्सर उनमें मतला होता है। ये पाबंदी रुबाई के लिए लाजमी है। कहा जाता है कि रुबाई का कहना एक मुश्किल काम है, इसलिए फ़न के माहिर शोरा उसे एक चैलेंज के तौर पर लिखते हैं। तमाम बड़े और अहम शोरा के कलाम में रुबाइयाँ मिलती है। मीर व सौदा, अनीस व दबीर, गालिब व ज़ौक़, अखबार व रवा, जोश व फ़िराक, अमजद व गाना, सब ने रुबाइयाँ कही हैं। तो ये था उर्दू का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आज हमने डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ में आया हो और पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।